हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि कक्षा 9 के रसायन विज्ञान के टॉपिक चल रही है और यह अध्याय 1 है। ठीक है, तो आज आपको पढ़ना है कि ठोसों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होता है। इसके पहली वाली वीडियो में हमने बता रखा है कि ठोस, द्रव एवं गैस की परिभाषा चित्र के सहित बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है, तो उसको जाके आप देखिए कि ठोस, द्रव एवं गैस की परिभाषाएं कैसे बनाई गई हैं, बिल्कुल चित्र के माध्यम से आपको सिखाया गया है। आज आपको देखना है कि ठोसों के गुण, ठोस, द्रव, गैस तीनों के गुण हम पढ़ लेंगे। तो आज फिलहाल ठोस के गुण देखते हैं, अभी शुरू करते हैं। और हाँ, जो पांचवी और चौथी और पांचवी अवस्था दो थे, तीन अवस्थाएं तो वो बता दी गई थी कि ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्थाएं होती हैं। चौथी और पांचवी अवस्था जो होती है वो होती है प्लाज्मा और बीईसी। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हमने आपसे कहा है कि हम आपको बताएंगे प्लाज्मा और बीईसी बारे में, तो बताएंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं ठोसों के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो ठोसों के गुण निम्नलिखित होते हैं, लिख देते हैं कि ठोसों के गुण निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है, देखते हैं नीचे क्या क्या बातें लिख रहे हैं हम लोग। तो पॉइंट देके लिखते हैं और आपको समझाते हुए चलेंगे। पॉइंट देके लिखते हैं लेकिन समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहां से लिख देते हैं पॉइंट देके। पहला पॉइंट है कि ठोस के आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस के आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ये पहला पॉइंट है। हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुके हैं, ठोस की जब परिभाषा बताए थे तब। ठीक है, कि ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, तो इस पे काफी लंबी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में इधर ही समझा देता हूं आपको। ये अगर ये कोई ईंट है, अगर मान चलें कि हाँ हमारे पास कोई एक ईंट है, ठीक है, ये कोई ईंट होगी आपके पास। इस ईंट की ये जो लंबाई है, क्या ये लंबाई चेंज हो सकती है? नहीं सर। ईंट में जो मोटाई होगी, हालांकि इसे हम ऐसे बनाए हैं कि किसी एक साइड से इसका फिगर दिखाई दे रहा है, इसे घनाभाकार बताते तो आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखाई देती। अगर इस प्रकार से बनाए, ये कोई ईंट है, ठीक है, तब देखिए ये आपकी रही लंबाई, ये आपकी है चौड़ाई और ये है आपकी ऊंचाई। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी कि जो इसका आयतन है क्या हो जाएगा कि लंबाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। इसका आयतन क्या बदल सकता है? नहीं। यह ठोस है, ठोस का आयतन कभी बदलता नहीं है। इसका जो आकार है, इसका जो आकार है वो आकार कौन सा है? घनाभाकार है। कैसा है? घनाभाकार, यानी घनाभ के आकार का इसका डिजाइन है। तो क्या यह आकार बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। अब ये न कहना कि सर ये हथौड़ा लेके पीट दीजिए तो टूट जाएगा, तो बदल जाएगा। ठीक है ना, बात उसकी नहीं चल रही है। फिलहाल इस वस्तु का आकार तो नहीं बदल सकता है। ऐसे सामान्यतः किसी बर्तन में इसको रखें, किसी तालाब में इसको फेंकें, किसी सीट पे रखें, कहीं पे इसको रखें, क्या इसका आकार चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। तो इसलिए क्या है, आकार भी फिक्स है और आयतन भी। आयतन मतलब क्या? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी बदल जाएगी, कहीं रखने से नहीं बदलेगी। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है? फिक्स है। और यह जिस बर्तन में रखा जाएगा उस बर्तन के आकार का नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका आकार अपने आप में क्या है? फिक्स है। ऐसा नहीं कि बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अगर घनाभ के आकार का है तो घनाभ के आकार का ही रहेगा, चाहे बाल्टी में डालो, चाहे लोटा में डालो, चाहे थरिया में डाल दो, कहीं डाल दो, या जिस आकार का है उस आकार का ही रहेगा। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि इसका आकार फिक्स है, आकार बदलता
नहीं, यानी आकार क्या है, निश्चित है, और इसका आयतन भी क्या है, निश्चित है। अच्छा, लेकिन कुछ बातें आपको दिखाई देंगी, जैसे कि आपको बात करें अगर चीनी की, बात करें अगर चीनी की और नमक की, तो ये क्या है, चीनी और नमक क्या है, चर्चा इस पे करनी है। चीनी और नमक क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो ठोस है। चीनी और नमक क्या है, ठोस है सर, हम जानते हैं कि यह ठोस है, ठीक है, ठोस तो है, लेकिन आप इसे जिस बर्तन में रखेंगे, अगर गिलास के बर्तन में रखेंगे तो यह चीनी गिलास के आकार की हो जाएगी। अगर इसे थाली में रखेंगे तो यह थाली के आकार की हो जाएगी। अगर इसे किसी बाल्टी में रखते हैं तो यह किस आकार का हो जाएगा, बाल्टी के आकार का हो जाएगा, चीनी या नमक। तो फिर क्या कहेंगे कि सर ये तो आकार अपना चेंज कर रहा है, ऐसा हम बोलेंगे या नहीं? तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये अपना आकार चेंज नहीं कर रहा है, बल्कि ये दाना के रूप में होता है, छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, और उस कण की जो डिजाइन होती है वो फिक्स होती है। ये छोटे छोटे दाने के रूप में है, ठीक है, और उन दानों का जो आकार है वो क्या है, फिक्स है। यह बाल्टी में जाएगा तो भी उस दाने का आकार वही रहेगा, अगर थाली में जाएगा तो भी उस दाने का आकार वही रहेगा, अगर गिलास में जाएगा तो भी उस दाना का आकार वही रहेगा। इसलिए यह क्या है, ठोस है, इसका आकार बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए चीनी और नमक भी क्या होते हैं, ठोस होते हैं, इनका आकार बदलता नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर बात करें हम रबर की, जितने एग्जाम्पल है सब आपको दे रहे हैं जिसमें डाउट हो सकता है, जिसमें आपको डाउट हो या आप किसी से पूछ करके उसके मन में डाउट पैदा कर सकते हैं। आप बताइए कि रबर जो आप जिससे मिटाते हैं, रबर मिटौना, वो क्या है, क्या ये ठोस है? रबर ठोस है? तो आप कहेंगे सर कि इसकी लंबाई चौड़ाई तो सर हम दाब करके इसकी लंबाई चौड़ाई तो हम बदल सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है आयतन फिक्स होता है, हमने पढ़ा दिया कि आयतन फिक्स होता है, बदलता नहीं है। लेकिन जो रबर होता है उसको सर हम दाब करके मोड़ करके उसकी लंबाई चौड़ाई बदल देते हैं। बल लगाने से उसका आयतन बदलना नहीं चाहिए था, लेकिन इसका तो बदल जाता है। तो ये क्या है, ठोस है कि नहीं? फिर भी ये ठोस में ही गिना जाएगा, रबर भी ठोस में ही गिना जाएगा, चाहे बेशक आप इसकी लंबाई चौड़ाई बदल सकते हैं, क्योंकि इसे अपवाद में डाल दिया जाता है। अच्छा, ये इसका आकार बदल के जाता है बल लगाने से, क्योंकि रबर के जो कण होते हैं उन कणों के बीच में थोड़ी खाली स्थान ज्यादा बच जाता है, जिसमें हवा भरी रहती है, ठीक है। तो इसको मोड़ने से या बल लगाने से ये कण दब जाते हैं, इसकी वजह से थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, मुड़ सकता है, लेकिन इसको दाबने से नहीं मुड़ेगा, ठीक है। तो रबर भी ठोस है, चीनी नमक भी ठोस है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज इसमें काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं सोचना कि इसका तो आकार बदल रहा है, या फिर चीनी जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का रूप ले रही है, तब तो ये ठोस में नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। चीनी भी ठोस में आएगी, नमक भी ठोस में आएगा, रबर भी ठोस में आएगा, ठीक। तो पहला गुण आपने जान गया कि ठोस के आकार एवं आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। अब हम इसे मिटाते हैं। आइए अब बात करते हैं घनत्व की। दूसरा गुण, ठोस के घनत्व द्रव एवं गैस से अधिक होते हैं। ठोस के जो घनत्व होते हैं वह द्रव एवं गैस से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। या कहिए कि ठोस के जो घनत्व होते हैं वह सर्वाधिक होते हैं, ठीक है। ठोस के घनत्व कैसे होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। आइए इस बात को भी समझते हैं कि कैसे घनत्व ज्यादा होते हैं। तो आप घनत्व के बारे में बात करें, घनत्व के बारे में बात करें तो घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन ये घनत्व क्या होता है, सूत्र होता है। तो ठोस का जो घनत्व होता है वह बहुत ज्यादा होता है, किसकी तुलना में,
द्रव और गैस की तुलना में ठोस का घनत्व कैसा रहेगा, ज्यादा होता है। कैसे पता, तो घनत्व का अनुमान लगाने के लिए ज्यादा है कि नहीं, इससे आपको एक्टिविटी करके समझा देता हूँ कि घनत्व के फॉर्मूला देख ही रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 डब्बे हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके पास 3 डब्बे हैं, इस प्रकार के 3 डब्बे हैं और तीनों डब्बों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है। जितना इसकी लंबाई होगी, जितना इसकी चौड़ाई होगी, जितना इसकी ऊंचाई होगी, वही बाकी डिब्बों को भी होगी। यह पहला डिब्बा, या दूसरा और तीसरा, 3 डिब्बे हमारे पास हैं। हम तीनों को बना नहीं रहे हैं, मान लेते हैं 3 डिब्बे हैं। अब बना रहे हैं तो चलो छोटा सा बना दे रहे हैं यहाँ पे। ऐसे करके कितने डिब्बे हमारे पास, 3 डिब्बे रहेंगे, ठीक है, 3 डिब्बे हमारे पास हैं। लेकिन हम छोटा बड़ा नहीं है, सबकी साइज सेम है, बनाने में इधर जगह नहीं थी इसलिए 3 डिब्बे नहीं बनाए गए हैं। तो सबकी लंबाई चौड़ाई सेम है, सबकी लंबाई चौड़ाई कैसे सेम है। अब सब में क्या करना है, हमको कुछ पदार्थ भरना है। इसमें हम भरते हैं जल, इसमें हम भर देते हैं लोहा के कण, और इसमें हम भर देते हैं हवा। इसमें हवा है, इसमें लोहा है, इसमें क्या है, जल है। 3 डिब्बा है, तीनों में हमने भर दिया। तीनों डिब्बा सेम आकार के, लंबाई चौड़ाई कैसी है, सेम है। अब बात करें कि अनुमानतः आप जानते हैं कि सबसे हल्का कौन होगा। सबसे हल्का होगा ये वाला, सबसे हल्का होगा। उससे हल्का से भारी होगा कौन, ये जल वाला। और सबसे भारी कौन होगा, लोहा। लोहा के कण इसमें रखे गए हैं, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा भारी होगा। एक तरह से देखें तो जो इसका द्रव्यमान है और जो इसका द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान है, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, इसका है। तो हम एक अनुमान लगा के मान लेते हैं कि चलिए इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि 5 kg, इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं 1 kg, और इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं 2 kg। अनुमान है, कोई गारंटी नहीं कि इसी तरह ही है, ठीक है ना। मास इसका क्या है, द्रव्यमान जो है ऐसा मान लिया गया। अगर हम तीनों डिब्बों का घनत्व निकालें, तीनों डिब्बों का घनत्व निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान तो ठीक है, द्रव्यमान यहाँ से हम देख के लिख देंगे, लेकिन आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, किसका, घनाभ के आयतन का। क्योंकि जनरली ये डिब्बे जो बनाए हैं घनाभ के आकार को बनाए हमने, इसलिए घनाभ के आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका घनत्व निकालने की कोशिश करें तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसका द्रव्यमान कितना है, 2, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी है, तीनों की एक जैसी है। कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, लंबाई जो भी माने, चौड़ाई जो भी माने, ऊंचाई जो भी माने, कुछ भी एक मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि तीनों नीचे का अगर इसका आयतन कुछ भी आ रहा होगा, आप इसको गुणा करके देखिए। इसको अगर लंबाई 2 मानेंगे, चौड़ाई 1 मानेंगे, ऊंचाई 1 मानेंगे, तो टोटल 2 गुणे 1 गुणे 1 यानी नीचे 2 आ जाता है। अगर लंबाई 3 मानते हैं तो यानी कुछ भी मानिए, नीचे जो आयतन आएगा सबका सेम आएगा। तो हम मान लेते थे नॉर्मल संख्या 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं, इसका क्या है, आयतन है। और यहाँ पे क्या आ गया, 2 kg इसका। अब इसका जो वजन है, द्रव्यमान है, वो 5 kg है, और इसका भी आयतन कितना है मान लेते हैं 1 सेमी क्यूब। क्यों क्यों मान रहे हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 थे भुजाएं हैं, तो इसलिए 3 दाएं सेंटीमीटर लिखा होगा तो गुणा करेंगे सेमी क्यू हो जाता है। इसका देखते हैं कि 1 kg पहले से इसका द्रव्यमान है और इसका वैल्यू है जो आयतन है 1 सेमी क्यू है। अगर इसे कट करेंगे तो आंसर आप देख सकते हैं कि आंसर इसका कितना आएगा, 2 किग्रा प्रति सेमी क्यू। इसका आएगा 5 किग्रा प्रति सेमी क्यू, और इसका आएगा 1 किग्रा प्रति सेमी क्यू। ऐसे आएगा आंसर। ये डेंसिटी निकल के आई है, क्या है, डेंसिटी है, द्रव्यमान है, घनत्व है। इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी आ गई। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, देख रहे हैं, लोहा के कण की। और लोहा कैसा होता है, ठोस। और जल की डेंसिटी इतनी आई, यानी कि अगर आयतन बराबर रखे सबका तो उस समय मास ऊपर रहेगा तो भाग लगाएंगे, देखें किसका आंसर आ जाएगा, लोहा का। लोहा का आंसर ज्यादा आ रहा है, लोहा की डेंसिटी कैसी आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो तीनों की तुलना करें अगर ठोस, द्रव और गैस की, तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका हो सकता है, ठोस का होता है। ठीक, चलिए तो आप समझ आएगा कि घनत्व क्या चीज होती है। घनत्व मतलब होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन है, किसी के द्रव्यमान में उसके आयतन से भाग लगा दीजिए। और घनत्व की तुलना तभी कर सकते हैं आप जब सबका आयतन सेम हो।
ऐसा नहीं है कि कोनो चीज जल आप ले लिए बहुत बड़ा से ड्रम में और लोहा ले लिए छोटे से ड्रम में, तब तुलना कर रहे हैं कि सर जी देखिए है तो जल तो ज्यादा मात्रा में आ रहा है इसका घनत्व। ऐसा नहीं करना है। घनत्व जब किसी की तुलना कर रहे हैं 3 लोगों की, 4 लोगों की, 5 लोगों की, तो सबका आयतन सेम रखना होगा, तभी आप तुलना कर सकते हैं उसके द्रव्यमान को अलग अलग मान करके। ऐसा नहीं कि आयतन सबका अलग अलग माने, द्रव्यमान सबका अलग अलग माने, फिर भाग लगाए तो आपको घनत्व तो अलग अलग दिखाई देगा, तब आप तुलना नहीं कर पाएंगे। तुलना करने के लिए सबका आयतन एक जैसा रखना पड़ेगा, तब तुलना कर पाएंगे। ओके, तो ठोस घनत्व कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं। किससे? द्रव से और गैस से। तो इससे अब हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। अब अगला गुण यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यह एक गुण था। अच्छा, ठोस में आकार वाला भी एक गुण हो गया और ठोस में घनत्व वाला भी एक गुण पढ़ लिया। अब तीसरा गुण पढ़िए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लिया करे। तीसरा गुण देखिएगा, ठोस में भाव का गुण द्रव एवं गैस से कम होता है, या कह सकते हैं या नगण्य होता है। ठोस या नगण्य होता है। ठोस में जो भाव का गुण है ना, एक तरह से मानने की होता ही नहीं है, लेकिन अगर तुलना करेंगे, जब तुलना कर रहे हैं तो कहेंगे कि इन दोनों से कम है। और वैसे जनरली बात करें तो ठोस में भाव का गुण तो होता ही नहीं है, एकदम नगण्य के मामले में रहता है, यानी कोई गणना नहीं कर सकते कि भाव कण को बढ़ाए कि नहीं। अब भाव का अर्थ क्या है समझिएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप जल गिराएं, इस स्थान पे थोड़ा सा अगर जल गिराएं तो क्या होगा कि जल कुछ दूर तक बह करके क्या कर सकता है? जा सकता है। जल बहेगा, बह करके कुछ दूर तक जाएगा। और एक स्थान पे हल्का सा गैस यहाँ पे गिराएं, गैस यहाँ पे द्रव गिराए हैं, यहाँ पे गैस गिराए हैं, तो गैस जैसे ही यहाँ पे खोलेंगे तो गैस बहुत दूर तक क्या करेगी? बह करके जाएगी। क्योंकि इसका प्रूफ चाहिए तो आप घर में या कहीं अपने ऊपर ही परफ्यूम मारिए, हल्का सा अपने ऊपर परफ्यूम मारेंगे, पूरे कमरे में गैस बह करके चली गई। तो यानी गैस में भाव क्या है? ज्यादा है। अब यही कोई ठोस चीज है, कोई ठोस चीज है जो कि यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या वो बह करके कहीं और चली जाएगी। चलिए मार्कर हम यहीं पे हाथ पे रखते हैं ऐसे, तो क्या ये बह करके कहीं और चला गया? नहीं, बह करके कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन यही पे अगर पानी गिराते ना तक, तो पानी क्या करता है? यहाँ से बहना शुरू कर देता है। या यहीं पे हल्का सा गैस खोलेंगे तो गैस पूरे कमरे में क्या करेगी? बह करके चली जाएगी। तो ठोस में भाव का गुण होता ही नहीं है, ये मान के चलिए। या फिर अगर जब तुलना करने जा रहे हैं द्रव और गैस से, तो आप कह दें कि द्रव और गैस से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो भाव का गुण भी आप समझ गए, भाव का गुण भी क्लियर। अब देखिएगा, अब अगर हम बात करें कि ठोस में, ठोस के कणों में, ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा, ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा द्रव एवं गैस से कम होती है। ठोस के कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा के लिए एक नया शब्द आया है। ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा क्या होती है? द्रव एवं गैस से कम होती है। इसका क्या मतलब, इसको समझ लीजिएगा। तो समझिए कि वो एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूं। आप देखिए कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? कि जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। इसका मतलब होता है कि गतिज ऊर्जा किसी में जितना ज्यादा हो सकती है। ये गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है कि 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। फार्मूला ये कहता है कि ये गिनती तो कांस्टेंट है, बदलने वाली चीज नहीं है।
इस सब में लगेगा। मास मास भी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेंज क्या होता है, इसका वेग क्या होता है, बार बार चेंज होता है। तो जिस कण में जितना ज्यादा वेग होगा, जिस कण में जितना ज्यादा वेग होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी गतिज ऊर्जा भी उतना ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आपके सामने ठोस के कण हैं, अगर आपके सामने ठोस के कण हैं और फिर यहीं आपके पास द्रव के भी कण हो, ये ठोस के हो गए और यहीं आपके पास द्रव के कण हो, ये देखिए द्रव के कण हैं और यहीं आपके पास फिर गैस के कण हैं, तो किसमें वेग ज्यादा होगा, कौन से कणों में, यानी किसमें स्पीड है, कौन से लोग बहुत तेज चल रहे हैं। तो आपको पता है कि गैस के कण बहुत तेजी से गति करते हैं। गैस मतलब हवा, हवा के कण जो कि क्या है, बहुत तीव्र वेग से गति कर रहे होते हैं। किसकी तुलना में, इन दोनों की तुलना में। और जल के कण भी गति करते हैं लेकिन गैस से थोड़ा कम स्पीड से चलते हैं। और ठोस के कण में भी हल्का गति है, इन दोनों की तुलना में तो बहुत कम है, ठीक है। तो जिसमें गति सबसे कम है, यानी जिस कणों की स्पीड सबसे कम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सबसे कम होगी, यानी गतिज ऊर्जा भी सबसे कम होगी। और जिन कणों की गति बहुत ज्यादा है, उनकी गतिज ऊर्जाएं भी क्या है, ज्यादा है। यानी कि ठोस के कण में गतिज ऊर्जा कैसी होती है, द्रव और गैस से तो कम होती है, ठीक। यह बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगला गुण लिखते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, जिसको नोट करना वही नोट कर लेगा। चौथा यह है कि जब गतिज ऊर्जा जान गए तो स्थितिज ऊर्जा भी जान जाइए। ठोस के कणों में, ठोस के कणों में स्थितिज ऊर्जा द्रव एवं गैस से ज्यादा होती है, द्रव एवं गैस से ज्यादा होती है। देखिए अब यहीं अगर गतिज ऊर्जा बहुत कम थी तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, बहुत ही ज्यादा है। किसमें, ठोस के कणों में। अब इस गतिज ऊर्जा का मतलब था कि जो बहुत तेज से चल रहा होगा उसमें ऊर्जा वो वाली ज्यादा है, और स्थिति का मतलब होता है कि रुका हुआ। जब किसी वस्तु की स्थिति के कारण, यानी कि किस पोजीशन पे वह रुका हुआ है, ठीक है ना। तो जब किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती है, स्थिति के कारण जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थिति का समझ लीजिए, आप अपनी भाषा में समझ लीजिए कि जो पार्टिकल जितना ज्यादा स्लो है उसमें ये स्थितिज ऊर्जा उतनी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्योंकि वैसे तो स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो वह ऊंचाई पर निर्भर करती है, ठीक है ना, और ग्रेविटी है और मास है। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला आता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। जनरली तो फार्मूला यही होता है कि वह हाइट पे डिपेंड करता है कि किसकी हाइट जाएगी, कि मास तो आपका कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटी भी ये तो हालांकि बदलती रहती है, और हाइट आपकी डिपेंड करती है कि कितना ऊंचाई पर कोई वस्तु है तो उसमें उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं कि कणों की बात कर रहे हैं, कि ठोस के कण, द्रव के कण और गैस के कण की तुलना कर रहे हैं। तो इन तीनों लोगों में ज्यादा स्थित कौन है, ज्यादा रुका हुआ कौन है, ज्यादा रुका हुआ ठोस के कण है। ये बहुत कम गति करते हैं, इसीलिए तो बेचारे कहीं भग नहीं पाते हैं। अभी हवा यहीं से खोलोगे, गैस खोलोगे तो गैस के जो दो चार कण है ना तुरंत छितरा जाएंगे चारों दिशाओं में। पानी को यहीं छोड़ोगे तो हल्का सा कुछ दूर जाकर के रुक जाएंगे, लेकिन गैस के ठोस के कण यहीं हाथे में ले लो, हाथे पूरा आधा ढेर कर, तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब इनमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा एट्रैक्शनल फोर्स यानी आकर्षण बल के कणों के बीच में ज्यादा है, इसीलिए रुके हुए हैं। और जब रुके हुए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई। गतिज ऊर्जा किसमें ज्यादा होती है, जिसमें ज्यादा गति हो। स्थितिज ऊर्जा किसमें ज्यादा होती है, जिसमें ज्यादा स्थिति हो, जो ज्यादा रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला हम देखते हैं, ये तो मिटा दे रहा हूं मैं। आकर्षण बल की चर्चा कर लिया जाए। पांचवा गुण,
ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव एवं गैस से अधिक होता है। द्रव एवं गैस से अधिक होता है। देखिएगा, जो आकर्षण बल की यहाँ चर्चा हल्का सा हम किए हैं कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव एवं गैस से क्या होता है, अधिक होता है। द्रव के कण होंगे और गैस से कण होंगे तो इन दोनों की तुलना में आकर्षण यहाँ पे ज्यादा होगा। अब मान के चलिए कि ये 10-12 लोग यहाँ पे हैं जो ठोस के कण हैं, ये भी 10-12 लोग हैं जो द्रव के कण है, और यहाँ पे कुछ गैस के कण हैं। इन तीनों में आकर्षण किसमें ज्यादा है? आकर्षण का अर्थ है कि जब दो लोग एक दूसरे को ऐसे पकड़ के अच्छे से रखते हैं, ये मान लो कि एक लोग ये दो लोगों के बीच अगर ये बॉन्ड अच्छा तेज है तो ये दोनों लोगों को जब भी खींचोगे दोनों साथ में जाएंगे, जगह लेके जाओगे साथ में जाएंगे। लेकिन अगर इनके बीच में बॉन्ड यानी कि मजबूती यानी आकर्षण बल कम है तो इसको इधर खींचोगे तो इधर छितरा जाएगा, इधर छितरा जाएगा। यानी हल्का सा भी दबाव पड़ने से, हल्का सा भी बाह्य बल लगने के कारण इन कणों के बीच जो बॉन्ड था, जो आकर्षण बल था, वो टूट जाता है। तो उनके बीच में कहेंगे कि आकर्षण बल क्या है? कम है। जैसे कि हमारे सामने हवा है, हवा में बहुत सारे कण हैं गैसों के, और कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। आपको पहले दूसरे वीडियो में बताया जा चुका है। तो यहाँ पे हवा के कणों के बीच में मान लीजिए कि ये हवा है, हवा के कणों के बीच में क्या है? एक खिंचाव बल लग रहा है। ये वाला कण इसको अपनी तरफ खींचता है और ये वाला इसको अपनी तरफ खींचता है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है और ये इसको अपनी तरफ खींचता है। सभी लोग क्या कर रहे हैं? आपस में खींच रहे हैं। तो मेरे सामने हवा के कण होंगे और हवा में क्या है कि कण है वो दोनों दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे होंगे। अब मैं उन कणों के बीच में से अपना हाथ देखो ऐसे पास कर ले रहा हूं, तुम भी पास कर लेते हो। हवा में अपना हाथ बहुत आसानी से हम घुमा फिरा सकते हैं, हवा में हम खुद चल सकते हैं, यानी उन कणों को तोड़ते हुए हम चलते हैं। हमारे सामने हवा है, हवा में छोटे छोटे कण हैं, इन कणों में हम अपना हाथ फिरा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हवा के कणों को काट रहे हैं, हवा के कणों क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हवा में बहुत आसानी से हम हाथ फिरा सकते हैं, हवा में बहुत ही आसानी से हाथ फिरा ले रहे हैं। अब यही पानी में तुमको कहूं कि हाथ फिराओ, तो एक तालाब में या किसी तालाब में ट्राई मारेंगे तो अच्छा रहेगा। तालाब में जब अपना हाथ डाल के ऐसे फिराएंगे, ऐसे तेजी से घुमाएंगे हाथ को, तो आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ रही है, मेरा हाथ जल्दी से घूम नहीं रहा पानी में। जबकि हवा में हाथ घुमाएंगे बहुत आसानी से क्या कर दे रहा है? घूम जा रहा है, लेकिन पानी में वही नहीं घूमेगा। अब मैं ये जो बोर्ड है ये ठोस है, अब ठोस के बीच में से अपना हाथ पास करना चाहूंगा तो मेरा हाथ पास होगा? नहीं होगा। या ये मार्कर है, इस मार्कर में से अपना हाथ ऐसे पास करना चाहो तो पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ठोस के जो कण हैं इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए दोनों बहुत, इसमें जो छोटे छोटे कण होंगे वो आपस में दूसरे को इतना तेजी से पड़ बैठे हैं कि इनके बीच से पास कर पाना मुश्किल है, इनको तोड़ के जा पाना मुश्किल है। इसीलिए सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रहना चाहिए ताकि कोई हमें तोड़ न पाए। तो ठोसों से सीखिए, ठोसों के कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ऐसे पकड़ के रखें बहुत मजबूती से। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है? आकर्षण बल ज्यादा होता है। चलिए अगला गुण पढ़ लेते हैं हम। अगला गुण है दृढ़ता। ठोस में दृढ़ता का गुण पाया जाता है। ठोस में दृढ़ता का गुण पाया जाता है। दृढ़ता का अर्थ है मजबूती, ठीक है ना? रिजिडिटी की बात करें दृढ़ता की, कि दृढ़ता का अर्थ क्या है? मजबूती, यानी कि ठोस में मजबूती वाला गुण पाया जाता है। मजबूती वाला गुण का अर्थ है कि अगर इसको हम दबाव डालें ठोस पे तो ये अपनी डिजाइन को चेंज नहीं करता है। अगर इस पे हम हल्का सा दबाव डाल रहे हैं तो इसकी डिजाइन में, इसके आकार में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसलिए यह क्या है? दृढ़ है, यानी कि हल्का दबाव डालने पे, हल्का प्रेशर डालने पर अगर किसी की आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो क्या है? ठोस है। जैसे कि इस बोर्ड पे मैं दबाव डालूंगा तो इसका आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो ये क्या है? ठोस है। इसमें दबाव डाला तो बदल रहा है इसका आकार?
नहीं बदल रहा, ये ठोस है। ठीक है, अब यही कहीं अगर हवा कोई गैस अगर उस पर हम दबाव डालेंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, अगर द्रव है तो उस पर अगर दबाव डालेंगे तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो वो मजबूत नहीं होते हैं, वो दृढ़ नहीं होते हैं। तो ठोस क्या होता है, दृढ़ होता है, और ये जल और गैस ये दृढ़ नहीं होते, यानी ये मजबूत नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या गुण आपके पास है पढ़ने के लिए ठोस में? गलनांक और क्वथनांक की बात कर लिया जाए। यहां जगह है कि जो ठोस के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं द्रव एवं गैस की तुलना में, द्रव एवं गैस की तुलना में, द्रव एवं गैस की तुलना में ना। अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे अगर मैं लिखता कि ठोस के कणों में गति ऊर्जा द्रव एवं गैस से कम होती है, यहां भी तुलना कर रहा हूं, लेकिन यहाँ कंप्लीट वाक्य में लिख दिया था कि ठोस के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। तो किससे अधिक होते हैं? तो द्रव एवं गैस की तुलना में, इसे थोड़ा साइड में लिख दिया वैसे। ठीक है, जो इसे गलनांक होते हैं, गलनांक का मतलब होता है कि जिस तापमान पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आती है उस तापमान को गलनांक कहते हैं, और जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ गैस की अवस्था में आता है उस तापमान को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। तो गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है किसका? ठोस का, और द्रव एवं गैस की तुलना में। लेकिन कुछ कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन ये चीजें अभी यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही है कि किसका टेम्परेचर कितना है और किसका गलनांक कितना है। लेकिन इतना याद रखना कि ये जो गलनांक होते हैं ये बहुत अधिक होते हैं और निश्चित भी होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि ये जो गलनांक होते हैं ये क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं मतलब कि ये फिक्स है कि लोहा का गलनांक कितना है तो लोहा का गलनांक उतना है। ठीक है, ये गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। तो और कोई गुण बच रहा है आपके पास? तो आइए देखते हैं, एक दो गुण और बच गया है, 7 गुण वहां तो हो गए, 8वां मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि ठोसों में संपीडन, ठोसों में संपीडन का गुण पाया जाता है। संपीडन का गुण द्रव एवं गैस से कम होता है, इन दोनों से कम होता है संपीडन। संपीडन का अर्थ होता है दबाव। आपको संपीडन का मतलब बताऊं तो यानी कंप्रेस करना, यानी कि दबाना। ठीक है ना, तो ठोसों में जो संपीडन होगा, संपीडन का शाब्दिक अर्थ बच्चों, संपीडन का शाब्दिक अर्थ है दबाव। तो बताइए क्या ठोस को दबाना ज्यादा संभव है? नहीं है, और गैस और द्रव को दबाना ज्यादा संभव है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोसों में जो संपीडन का जो गुण होता है वो द्रव और गैस से तो कम रहता है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिएगा कि इस गैस के पार्टिकल के बीच में क्या है? खाली स्थान है। और जिन लोगों के बीच में खाली स्थान है तो इन दो लोगों को हम दबा के पास ला सकते हैं। इसको इधर से दबाओ और इसको इधर से दबाओ, इन दोनों को दबा के पास में ला सकते हो? कहाँ ला सकते हैं? तो इनको दबाने के लिए तुम्हें टाइम मिल रहा है और इतना जगह भी मिल रही है, यानी कि ये दब रहे हैं, यानी कि इसको दबाना बहुत आसान है क्योंकि इनके बीच में खाली जगह है। इसलिए अभी बताओ कि तुम्हारे जहाँ स्कूल में बैठे हो, अगर बेंच पे 4 लोगों की बैठने की जगह है, एक बच्चा इस किनारे बैठा है, एक बच्चा इस किनारे बैठा है, अब बीच में 2 लोग जगह खाली है, तो तुम दोनों को अगर किनारे से दबाओ तुम दोनों दब जाओगे? नहीं दब जाओगे? दब जाओगे। अगर इसमें बीच में जगह ये ना हो, चारों फुल हो जाए तो दबाना तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर तुम्हारे बीच में जगह ही ना बचे, तुम्हारे बीच में जगह ही नहीं बचेगी, तब तुम लोगों को दबाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए गैस के पार्टिकल को, गैस के कणों को दबाना आसान होता है क्योंकि इनके बीच में खाली जगह बहुत ज्यादा मात्रा में बची है। और द्रव के कणों को दबाना थोड़ा सा इससे मुश्किल है गैस से, क्योंकि गैस के तुलना में यहाँ पे देखा जाए तो खाली स्थान थोड़ा कम है, लेकिन दबा सकते हैं जल को भी। तो जब जल को दबाएंगे तो इसके भी पार्टिकल आपस में आके सट सकते हैं,
यानी दबाना संभव है, यानी कि ये भी आसानी से दब सकता है, लेकिन इसकी तुलना में थोड़ी कठिनाई से दबेगा। बात करें ठोस की, तो हम देख रहे हैं कि ठोस के कणों के बीच में तो जगह एकदम ना के बराबर है। ठोस के कणों के बीच में जगह है, ऐसा नहीं कहेंगे कि जगह ही नहीं है, जगह है, लेकिन इन दोनों की तुलना में एकदम ना के बराबर है, यानी कि बहुत कम मात्रा में ठोस के दो कणों के बीच में बहुत कम मात्रा में अंतर आणविक स्थान होते हैं, ठीक है ना। यहाँ यानी कि दो कणों के बीच में खाली जगह जिसे कहते हैं बहुत कम होता है, इसीलिए इसको दबाना ज्यादा संभव नहीं है, यानी बहुत मुश्किल है इसको दबाना, लेकिन दब सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसीलिए कह सकते हैं कि ठोस में जो दबाने वाला गुण है, मतलब जो संपीड़न का गुण है, वो बहुत कम होता है। तो ठोस में संपीड़न का गुण द्रव और गैस की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए एक और गुण की बात करते हैं हम लोग, एक और गुण की बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। इसमें एक और गुण पाया जाता है, वो है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि ठोस में ऊर्ध्वपातन, ठोस में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ठोस में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है और द्रव और गैस में ना पाया जाता है। ये हमारे यहाँ तुलना भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनमें होता ही नहीं है, तो तुलना क्यों करूं। आइए समझाता हूं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन का अर्थ है, जैसे मैंने यहाँ समझाया था कि गलनांक का मतलब होता है कि जब कोई ठोस वस्तु पिघल के द्रव बन जाए। क्वथनांक का कि जब कोई द्रव गर्म होकर के क्या बन जाए, भाप बन जाए। और यहाँ ऊर्ध्वपातन का अर्थ यह है कि जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर डायरेक्ट क्या बन जाए, गैस। यानी ठोस अवस्था से जब कोई पदार्थ डायरेक्ट गैस अवस्था में चला जाता है, तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और यह प्रक्रिया यानी यह जो गुण होता है केवल ठोस में ही पाया जाता है, द्रव में नहीं, क्योंकि ठोस को गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन है, द्रव को नहीं। द्रव को बदलोगे तो कुछ नहीं, गैस को बदलोगे तो कुछ नहीं, ठीक है ना। यानी डायरेक्ट ठोस को द्रव गैस में बदलना क्या है, ऊर्ध्वपातन है। तो ऊर्ध्वपातन गुण कहाँ पाया जाता है, केवल ठोस में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है कि ठोस के गुणों के बारे में जानकारी आपको मिल गई। अब नेक्स्ट वीडियो में द्रव के गुण के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करें, शेयर करें, ठीक है। और हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।